नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी बड़ा इवेंटफुल डे गुज़रा कल का। बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो सामने आईं। सबसे अहम चीज़ यही रही कि मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे ज़र्री पॉलिसी भी कहा जाता है, और इसे ज़रई पॉलिसी से कंफ्यूज ना कीजिएगा क्योंकि उर्दू के अंदर अल्फाज का इंतखाब कुछ इस तरह से होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें 7% पर बरकरार रखा है इसको, शरह मुनाफा को। माजरत में शरह सूद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं शरह मुनाफा इस्तेमाल कर लेता हूँ लफ्ज़। भले हम क्यों बोलें कि भाई हम सब सूद खोर हैं, जबकि ना हम नियतन और ना फ़िक्री तौर पर इसके साथ इत्तेफाक करते हैं। तो मेरे ख़्याल से इसके लिए लफ्ज़ शरह मुनाफा रख दिया जाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी जानिब जो है, अगर आप देखें तो कारोबारी सनती हल्के बड़े, जिसे कहते हैं तजस्सुस के साथ ये सोच रहे थे कि जो कुछ सियासी फ्रंट पर हो रहा है क्या उसके असरात मुरतब होंगे। तो वो भी एक चीज़ रही। कल हमारे जो माशी तौर पर या सनती तौर पर सरगर्म अफराद हैं इस मुल्क के, वो टीवी के ऊपर उनकी आंखें टिकी रहीं, देखते रहे कुछ होगा। जो बात मैंने सुबह प्रोग्राम में की थी एन बिल्कुल वैसे ही हुआ। हमारे मुल्क के अंदर इजाज़त के बगैर सियासत नहीं होती, यह मैंने कल कहा था। ना अपोजिशन की सियासत इजाज़त के बगैर हो सकती है, और ना मुल्क की हुकूमती सियासत जो है बगैर इजाज़त के हो सकती है। इजाज़त देने वाले जब तक इजाज़त ना दें, सियासत नहीं हो सकती। तो मामलात हालात कुछ इसी तरह निकले। बाकी आप मेरा असूल जानते हैं MMM का, मैं अपनी हदूद को कभी पार नहीं करता, इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, एक इंस्टीट्यूशन ने आपको क्लियर कट मैसेज दे दिया कि उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इलेक्शन रिफॉर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना वो इस सिलसिले के अंदर अपना कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, मुल्क की सियासत में वो अपना कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते। बड़ा क्लियर कट मैसेज आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ना नैब कवानीन, ना नैब के जो रोज़ाना के जो मामलात हैं उसके अंदर कोई हमारी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया। अच्छा, ये मैसेज मैं आपको बता दूं, उनका मैसेज अपनी जगह बड़ी बाएहतराम चीज़ है। अब हम सियासी एवेन्यू में आ जाएं। ये हुकूमत के लिए एक घंटी है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये किस चीज़ की घंटी है, लेकिन ये उनको बता दिया गया है, उनको भी एक मैसेज चला गया है। क्योंकि मैं के की बातें सुन रहा था, के कह रहे थे कि जनाब बेहतरीन मामलात हैं, हालात हैं। ये तो अच्छी बात है कि बेहतरीन मामलात, हालात मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशंस के दरमियान हों, सेम पेज पर हों, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हर कोई अपने आइनी हुकूक और हर कोई अपनी आइनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ है। तो उन्होंने एक मैसेज एक तरह से गवर्नमेंट को भी चला गया है कि भाई, यू आर ऑन योर ओन, you will make political decisions, you will be responsible because you are making this decision। समझ गए आप? बड़ी अहम बात है, इसको एक्सप्लॉइट करके पेश किया जा रहा है। एक इदारा अगर अब कह रहा है कि मैं गैर सियासी इदारा हूं, और मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, तमाम चीजें मीडिया पर आ चुकी हैं, हमारा बिजनेस का शो है, हमने सिर्फ उतना हिस्सा उठाना है जो हमें रेफर करता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उन्होंने कह दिया भाई ये फैसले आपने करने हैं, आप करो, इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, इसका इख्तियार भी आपके पास है, और अगर ये गड़बड़ हो गई कोई इसके नतीजे में तो भुगतावा भी आपको करना है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही उसको एक्सप्लॉइट करके बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई बात हो गई। तमाम सियासी कायदीन इस मुल्क के आइन की एक तरह से पासदारी करेंगे, मजबूर हैं, इदारों का एहतराम करेंगे, वो मजबूर हैं। अपनी सियासत अपनी जगह रखो, इदारों को बीच में मत लाओ। ये क्लियर कट मैसेज था। बाकी मैंने आपको बता दिया चीज़ को। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट है। अब दूसरी, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी एज यूजुअल कोई ऐसी गड़बड़ हुई हो जो दुनिया भर में हुई हो, जैसे अभी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र आ रहा है और चीज़ों का जिक्र आ रहा है। फिनसर्न ने पूरी दुनिया को कंसर्न कर दिया है, उधर पाकिस्तान का नाम तो ज़रूर आएगा। अब इसमें वही बात है ना, फिर मैं बार बार दोहराता हूँ, लोग नाराज़ होते हैं। मुनीर नियाज़ी साहब का फिर वो शेर मुझे याद आ जाता है, कुछ शहर दे लोग भी जालम सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक सी। बिला वजह आप लोगों का नाम हर जगह पर क्यों आता है, ये एक सवालिया निशान है। आपकी एक्टिविटीज़ क्यों हाईलाइट हो जाती हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। चलो, कुछ गलतियाँ भी होंगी हमारी,
बद से बदनाम भी बुरा होता है और दुश्मन इसका फ़ायदा उठाता है। हमेशा याद रखें कि फाइनेंस में, बिजनेस में आपके जो राइवल होते हैं वो आपके खिलाफ कोई भी खबर आती है उसको एक्सप्लॉइट करके बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। इसको काउंटर कैसे करना है, इसको काउंटर मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ही करेंगे और करते रहेंगे और कर रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना है लोगों को। इस्लामाबाद को भी समझना है इस बात को, इस्लामाबाद के आस पड़ोस में भी जो शहर है उनको समझना है कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग ही उसको काउंटर करेंगे। वो जो प्रोपेगेंडा इंडिया करेगा या हमारे दुश्मन करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत है। उसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है कि जो कन्फ्रंट कर सकें कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा अभी आएगा फॉलोइंग दिस, जो भी न्यूज है फिनसन वाली, क्या काउंटर करने के लिए आम लोग तैयार हैं जो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के इश्यूज को नहीं जानते? लोग अमूमन मुझे कहते हैं कि जनाब ये अंग्रेजी जुबान में बात करता है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस वक्त इंडिया इज काउंटरिंग इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, जनरेटिंग इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, assimilating and disseminating information in the English language, competing right now with international news media houses. How? By speaking in their language. और ये अंडरस्टैंड नहीं है। हमें ये रियलाइजेशन क्रिएट करनी है अक्रॉस द बोर्ड। हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, मेहनत काविश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को भी इसके ऊपर अब तवज्जो देनी पड़ेगी। हाउ वी कैन एड्रेस द वर्ल्ड एंड इंप्रूव पाकिस्तान्स इमेज इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम क्या आ रही है? हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। सीपेक कामयाब हो गया, अपने ही लोगों को बता रहे हैं। अरे भाई सीपेक कामयाब हो गया, ये आप दुनिया को जाके बताओ ना। आप हमारे लोगों को क्या मंजन बेच रहे हो? उनको तो ऑलरेडी पता है कि सीपेक कामयाब हो गया है और पता नहीं क्या, नाउजुबिल्ला आप लोगों ने तो क्या क्या बातें कर दी, तकदीर बदल देगा। तकदीर बदलने वाला ऊपर बैठा हुआ है। मेरा रब फैसला करता है किसकी तकदीर में क्या है। ये बातें इस तरह की करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अपने कमजोर होते हैं वो। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हैं। तकदीर बदल देना, नाउजुबिल्ला इस तरह के अल्फाज का इंतखाब करना, मुस्तकबिल बदल जाएगा, नाउजुबिल्ला इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, घर जवाइयों वाली बातें शुरू कर देना कि अब हम चाइना के घर जवाई बन गए हैं, अब हमारी मईशत ठीक हो जाएगी। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं हाउ वी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली in the light of everything that is happening in the world and locally. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक बजाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जनाब वाला हमारे मुल्क के जो हालात हैं, मामलात हैं, उनको देखते हुए हम किस तरह से जो है वो अपने मुल्क के मामलात को मैनेज करेंगे। हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड, व्हाट विल बी द वे टू फाइंड अ सोल्यूशन। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा है। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू जी। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अगर इस पस मंज़र में देखा जाए जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, ऑफ कोर्स देयर आर टू अपोजिंग फोर्सेस। एक वो जो कि कहती है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, हम बेहतर हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे हमारी तारीफ़ें कर रहे हैं, माशी इशारिये यानी इकनॉमिक इंडिकेटर्स आर इन द राइट डायरेक्शन। और फिर ज़ाहिरी बात है दे आर प्रोपोनेंट्स ऑफ द सेम व्यू एज़ वेल। दूसरी तरफ जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि मईशत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सी दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, मुसाबकती अमल यानी कंपेरेटिव एनवायरनमेंट जो है वो इतना कंजीनियल नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ प्रीटी हाई। और इस सिलसिले में मतलब ये है कि दो डिस्टिंक्ट व्यूज़ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश में। तो मैंने इसीलिए कहा कि आज आपसे थोड़ा पूछ लूँ कि आप किस व्यू के साथ हैं और थोड़ा इस बारे में भी बताएं कि व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड। देखें, जो आप बात कर रहे हैं वो सारे सियासी बयानात हैं, वो दोनों तरफ से सियासत है और सियासत के हिसाब से वो अपनी सियासत के लिए, अपने सियासत को चलाने के लिए वो ये बयानात देते हैं। मैं ना उसकी बात करता हूँ ना मैं उसकी बात करता हूँ, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि मुल्क के जो हालात आज हैं
वो कहाँ हैं और हम कैसे चल रहे हैं, हम आगे कैसे चलेंगे, फ्यूचर क्या नजर आता है, कोविड से निकल के जो हमको मुश्किलात हुई हैं उसका अजाला कैसे होगा, गवर्नमेंट ने क्या काम किए। देखिए, एक बात तो ये कहना कि मईशत चल पड़ी है, अगर आज का अखबार आपने देखा हो तो टेक्सटाइल ने अगस्त के अंदर 15% कम एक्सपोर्ट किया है। ये आज के अखबार में 15.4% हेडलाइन है जिसमें कम किया। तो ये तो आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर या ना ये गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना अपोजिशन की बातों करने से कुछ होगा। हमको तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी मईशत का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट के साथ है। जब इंटरनेशनल मार्केट की जब आप बात करते हैं तो बिल्कुल आप एक बात जहन में रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए नहीं है। वी आर नॉट इवन 2% कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मार्केट। तो हमारा इसमें कोई ऐसा कोई हमारी वजह से ना चलती है ना हम कुछ कर सकते हैं। हमने तो ग्रो किया ही नहीं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसके अंदर हम नहीं जाते। लेकिन आज जो हमारी सूरत हाल है उसमें हमको ये समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि आगे बड़ी जबरदस्त कंपटीशन आने वाली है। मैं इसको इस तरह से पेश करता हूं कि देखिए, हमारी दो ही मार्केटें हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स। ये दो ही मंडी है। सारों को पूछना यही बात करेंगे, जो भी एक्सपोर्ट करें उसी पे करेंगे। अभी इन मंडियों में जो कोविड ने जो तहलका मचाया है, जो तबाही मचाई है और जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसकी वजह से जितने इकोनॉमिक पंडित्स हैं दुनिया के बड़े बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, वो उनका एक तज्जिया ये है कि आफ्टर द पोस्ट कोविड, अल्लाह करे पोस्ट कोविड वाला एरा शुरू हो, वो भी अभी शुरू नहीं हुआ। कभी स्पाइक की बात होती है, कभी कुछ और बात होती है। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमको ये देखना, अब उनका ये कहना है कि कम से कम जो है ना 35 to 40% डिमांड्स सप्रेस करेंगी, यानी कम हो जाएंगी डिमांड्स। जब ये डिमांड्स कम होंगी तो सप्लायर मुल्कों का क्या हाल होगा। सप्लायर में कौन है? सप्लायर में 6 मुल्क हैं, कंबोडिया, वियतनाम, इंडिया, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान। हमारा जो है ना, हम इन 6 मुल्कों में शामिल हैं। जब हम इन 6 मुल्कों में शामिल हैं तो अब ये 40% जो रिडक्शन आएगा वो किसके लिए आएगा? वो हमारे लिए आएगा। जब हमारे लिए आएगा तो फिर ये वेस्ट क्या करेगा? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेंगे? वो खेल लेंगे इस बात से और वो अपनी प्राइस को तोड़ने के लिए काम करेंगे। जब वो प्राइस को जब आप तोड़ने के लिए काम करेंगे तो अब यहाँ सिटिंग गवर्नमेंट का काम शुरू होता है कि अब वो ये देखे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो हमारी जो बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो क्या कॉम्पिटेबल है हमारे कॉम्पीटिंग कंट्रीज के साथ। आज ये देखना जितना जरूरी है पहले कभी भी नहीं था। इसलिए पहले डिमांड्स थी 40% सप्रेस डिमांड में यू हैव टू पेनिट्रेट एंड यू हैव टू सेल योर गुड्स। अब उस इंटरनेशनल मार्केट जब आप बेचने जाते हैं तो फॉरेन कंपटीशन इतनी सख्त होगी कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बांग्लादेश में आज गैस की प्राइसेस 50% से ज्यादा फर्क है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस 40% कम है। पानी वहां अवेलेबल है सीधा सीधा। Let me ask you an interesting question. Of course, we have many issues and problems. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी जो पाकिस्तान की एक इकोनॉमिक अप्रोच रही है वो घर दामाद बनने की, घर जवाई बनने की और घर जमाई बनने की क्यों रही है? हम हमेशा कहते हैं हमारी किस्मत बदल जाएगी, हम चीन के घर जवाई बन जाएं, कभी अमेरिका के घर दामाद बन जाएं, कभी वेस्ट के घर जवाई बन जाएं। ये विजन कब खत्म होगी? हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने तो बड़ा लंबा सफर तय किया है टेक्सटाइल के अंदर और कंसेक्यूटिव हुकूमतों ने वहां गलतियां की हैं। देखिए, हम अपनी ब्रांड को, सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है, घर दामाद इसलिए बनना पड़ता है, हमने उनकी इशारों पे इसलिए चलना पड़ता है कि हमने अपनी ब्रांड्स नहीं बनाई। हम आज भी लीवाइस और नाइकी और जितने ब्रांड्स हैं, ज़ारा, उनके लिए हम स्टिच करते हैं। हम दर्जी हैं। अब मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ वो दर्जी हैं जो कपड़ा भी खुद बना लेते हैं और उसको जो है ना स्टिच करके, और आपको पता है कि उनकी इतनी स्ट्रिक्ट, हम उनके प्राइस टैग हम लगाते हैं जो जाके वहां बिकता है इंटरनेशनल मंडियों के अंदर। इसलिए हम घर दामाद हैं। हम इसलिए घर दामाद हैं कि हम जो है ना उस कंपटीशन में जहां ज़ारा पहुंचा, जहां लिवाइस पहुंचा, जहां नाइकी पहुंचा, वहां हम नहीं पहुंच सके। अगर हमारी अपनी ब्रांड्स होती तो हम डिक्टेट कर सकते थे। हम अपनी ब्रांड्स को मुतारिफ करा के अगर हम आगे बढ़ते तो ये हो सकता था। अब हम ब्रांड्स नहीं हैं, वी आर ओनली कमोडिटी सप्लायर्स। और जो कमोडिटी सप्लायर होता है, आपको एक बात बताऊं, नाइकी ने मिसाल के तौर पर डायनामिक ऑर्डर दिया मुझे जीन्स का, उसके अंदर ये पॉकेट ऐसे लगे, आपको पता है उसके जो आपके कंप्यूटर के जो कटिंग पैटर्न्स होते हैं वो भी वहां से आते हैं, और 1 इंच में कितने स्टिचेस होंगे वो भी वही बताते हैं। 7 स्टिचेस इन इंच। अगर आपने 8 कर दिए तो वो नहीं लेंगे, 6 कर दिए तो नहीं लेंगे। अब यानी इस कदर उसके अंदर जो है ना वो कॉम्पैक्ट होता है। मतलब ये कि सारी चीज डिजाइंड होती है, इंजीनियर्ड होती है।
अगर वो मेरे से उसका प्राइस के अंदर नहीं प्रॉब्लम आया तो उसके लिए कितनी मिनट का सवाल है, वो इसी पैटर्न को सप्लाई आगे दे देगा इंडिया को, बांग्लादेश को। तो हम वो चीज नहीं कर सकते। आज भी इट्स नॉट नेवर टू लेट। हमको आज भी ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट को ब्रांड्स बनाने में मदद करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ब्रांड्स क्रिएट करने में, अवेयरनेस क्रिएट करने में, ये सारी चीजें जो है ना, जितने बड़े ग्रुप्स हैं उनको करना चाहिए कि जी वो अपना ब्रांड बनाएं और अपना ब्रांड बना के उसको दुनिया में इंट्रोड्यूस करें। और इसी तरह से जब वो मेरे ब्रांड की डिमांड आएगी तो वो ब्रांड इंडिया में नहीं मिलेगा, वो कंबोडिया में नहीं मिलेगा, वो मेरे पास से मिलेगा। कि वो मेरे पास से मिलेगा तो मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। एक तो लॉन्ग टर्म ये है। शॉर्ट टर्म में ये है कि हम इस कंपटीशन से कैसे निकले जो अभी हमारे सामने खड़ी है। उसके लिए जरूरत इस बात की, ना हमें कोई इंसेंटिव चाहिए। ये कहते हैं जी टेक्सटाइल वाले रेंट सीकर्स हैं, ये बात भी वो करते हैं, मैं उसको सख्ती से नफी करता हूं। ना हमें कोई इंसेंटिव चाहिए, ना हमें कोई उनकी मदद चाहिए, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमको गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट के पास है नहीं देने को, उनकी टैक्स कलेक्शन के अंदर 25% कमी आ गई है। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स को प्लेइंग फील्ड है, जैसे उसकी गैस की प्राइसेस हैं, जैसे उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, जैसे उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ पानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवेलेबिलिटीज हैं, जो वहां कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर है, जो उनके यहाँ डीटीआरई के अंदर मरात और बॉन्डेड के अंदर जो कपड़ा इंपोर्ट करके हम स्टिच करके वापस कर सकते। बांग्लादेश ने कहां से शुरू किया? अब देखो तो सही, उनकी $38 बिलियन की एक्सपोर्ट है। वो मैं कहता हूं सारी मेरी है, सारी पाकिस्तान की। वो असल में उन्होंने शुरू कहां से किया कि उन्होंने जो ना अपने मुल्क को खोल दिया और स्टिचिंग के कारखाने लगाए, उन्होंने बैकवर्ड लिंकेज लिया है। हमारी तरह रुई नहीं वो उगाते थे, 1 केजी भी वहां कॉटन नहीं होता। अब उन्होंने शुरू किया है। We'll get back to this. I just short break के बाद वापस आते हैं नाजरीन, फिर बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि टेक्सटाइल पे भी थोड़ा सा फोकस करें। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। थोड़ी बात टेक्सटाइल के मुतालिक भी हो जाए ब्रेक के बाद। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिया स्काइप। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपने रेंट सीकिंग का जिक्र किया, टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र किया। बात यह है कि माजी की हुकूमत के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही बात होगी, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं इससे मिलती जुलती गुफ्तगू ड्राइंग रूमों में भी शुरू हो गई थी और जो अहले इक़्तिदार थे वो ऐसा ही तस्वुर करते थे कि टेक्सटाइल इन पाकिस्तान इज़ वेदर वी एक्सेप्टेड और नॉट फेजिंग आउट। अब ये मज़ीद प्रॉफिटेबल नहीं रही। हम अपने ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी, रीजनल इन्वायरमेंट में भी कंपेरेटिव नहीं रह सकते, इसीलिए वो इंडिफरेंट हो गए। जो मुझे याद है बात, वो पॉलिसी मैं ये तो नहीं कहता कि कंटिन्यू रही, लेकिन उसमें फिर इंप्रूवमेंट आ नहीं सकती थी बिकॉज देयर वाज नो बेस। नीचे तो सब कुछ खोखला था, ये आकर कोशिश भी करते तो क्या करते। आई थिंक ये कुछ इस तरह मामला हुआ। क्या कहते हैं आप? देखें, ऐसी बात नहीं है। आपका आज अगर मैं आपको नंबर्स दूं तो 40 मेरे ख्याल अर्बन एम्प्लॉय, ठीक है। अगर टेक्सटाइल के 58% आपकी एक्सपोर्ट है तो इसका मतलब 42% पाकिस्तान में जो कुछ प्रोड्यूस होता है, कील से लेकर हाथी से लेकर सुई तक, वो आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको अगर दूसरे लफ्ज में देख लें तो आपकी 22 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें आप जो है ना 12 बिलियन आपका जो है ना वो टेक्सटाइल है, तो बाकी क्या बचा? 10 बिलियन। 10 बिलियन में क्या नहीं है? उसमें राइस भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। जिन की जिस चीज की आप बात करते हैं, मैं तो हमेशा ये बात करता हूं अपनी तकरीरों में भी, अपने पेपर्स में भी, कि पाकिस्तान को डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। पाकिस्तान को बाकी जो 10 बिलियन का जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। हम उससे 20 से 25 करने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमको उसके ऊपर जाना चाहिए। तो कंसंट्रेशन, हमने कहा हमारी टेक्सटाइल जब आपकी 50% से ज्यादा है तो आप उसकी मिनिस्ट्री अलग कर दें। तो पिछली गवर्नमेंट में हमने बहुत कैश सुन के बड़ा एजिटेट करके ये मिनिस्ट्री को एस्टेब्लिश करवाया। अब टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री अलग है और बाकी की कॉमर्स अलग है। अब वो कॉमर्स, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर देखते हैं और बड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जो ना है अलग। तो अब मेरा आपके सवाल में मुझे कहना यह है कि देखें, जब आप कोई बिजनेस करते हैं किसी भी छोटे से छोटी चीज का,
जो चीज आपके पास ज्यादा बिकती होगी वो आप ज्यादा खरीद के रखेंगे, उसकी ज्यादा हिफाजत भी करेंगे, उसकी आप ये भी देखेंगे वो कहां से कम दाम में मिल सकता है कि मुझे नफा ज्यादा हो, क्योंकि मेरी दुकान की 50% सेल उससे है। ये चीज जो है ना, इसको हम देख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री जो है वो अलग उसके ऊपर काम करे और ये अलग करे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये देखें जितनी भी बात गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ये बात करती हो, कौन सी गवर्नमेंट है जिसने टेक्सटाइल को इंसेंटिव नहीं दिया? उन्होंने इसलिए इंसेंटिव दिए कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा जरिया ये टेक्सटाइल है। और आज भी मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर हम अपनी 12 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन गिन लें तो हमारा वैल्यू एडिशन इज लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। आज हम जो वैल्यू एड करते हैं एवरी 1 मिलियन बेल्स के ऊपर वी फेच ओनली 1.37 बिलियन डॉलर्स। अब आप मुझे बताएं, ये 1.37 बिलियन, इंडिया डज 1.87 बिलियन डॉलर्स पर एवरी मिलियन बेल्स। बांग्लादेश डज 6 बिलियन डॉलर्स फॉर एवरी मिलियन बेल्स। तो हमारा उनका तकरीबन कोई 4 गुना 4.5 गुना का फर्क है। ये नहीं कि हमारी प्राइसेस 4 गुना डाउन है, हमारा जो रेशियो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने का, यानी यार्न, ग्रे क्लॉथ, वो ज्यादा है। उनका 100% वैल्यू एडेड गुड्स हैं। हमारी वैल्यू एडेड की जो प्राइस है वो शायद बांग्लादेश से भी ज्यादा है, लेकिन हम इसलिए कम पे खड़े हैं कि हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट खत्म नहीं हो रहा। अब ये इसलिए नहीं खत्म हो रहा, सब एक दूसरे से लिंक है कि हम वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू वैल्यू एडेड सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल। जब आप उसको, अगर वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर को अगर आप नहीं देंगे, आप किससे करेंगे? आप अगर वैल्यू एडेड करना चाहते हैं, लोगो मेड इन पाकिस्तान लगाना चाहते हैं, दुनिया में अपना माल बेचना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है? मुझे उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मुझे नई मिलें लगानी पड़ेंगी। इन तमाम के लिए क्या चाहिए? मुझे ना जमीन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कुछ और चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए गैस, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एट राइट क्वांटम एंड राइट प्राइस, और मुझे चाहिए पानी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब हम ये करेंगे हम खुद लगा सकते हैं, हम सारा कुछ करने को तैयार हैं। हम एक्सपेंशन, आप इस मुल्क से, कड़वा सच बोल दूं आपको, मिनिमम पोटेंशियल नजर आता है टेक्सटाइल का, वो 60 बिलियन डॉलर है। कड़वा सच बोल दूं आपको, और हम खड़े कहां हैं? 12 बिलियन पे। तो ये अफसोसनाक बात ये है कि कोई आदमी बैठ के इसको सीरियसली हमसे बात करे, हमसे जुबैर मोतीवाला साहब, कड़वा सच आपको बता दूं, सारी कुछ चीजें हमको दिखा सकते हैं। सर मुझे इजाजत दें, मैं आपको कड़वा सच बता देता हूं। गैस पाकिस्तान के पास है नहीं। जो कुछ पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है वो दो मालाई कहानियां हैं, दैट मीन्स दे आर फेरी टेल्स। पाकिस्तान हैज रन आउट ऑफ नेचुरल गैस. It does not match with the local demand. That's why we now have to get liquefied natural gas from other countries, which is priced very unfairly according to experts. And that you will have to bear, and I will have to bear, and all the people who are watching. ये कड़वा सच आपको बता रहा हूँ. Electricity is going to be very, very expensive when the world turn to other sources of energy or producing electricity. Pakistan stuck to the conservative, old, dilapidated system of energy, and we have today lost the battle when it comes to price. और बड़ी मुश्किल से हमने मिन्नते तरले करके या पता नहीं क्या करके हमने रीनेगोशिएट करने का वर्ड यूज किया, बट वी आर नॉट देयर येट. और तीसरी चीज, बिफोर आई से गुड बाय टू यू टुडे, इज वाटर विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू. यू विल बी बाइंग वाटर एट अ वेरी एक्सपेंसिव रेट. ये रह जाएगी बात मेरी आपकी अधूरी. हमें आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से गपशप इस मौजू पर लगानी पड़ेगी. आई हैव टू से बाय टू यू टुडे, बी डेफिनेटली गेटिंग टच विद यू इन फ्यूचर. यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. अल्लाह. चलें नाजरीन, लेट्स कंक्लूड. अब बात यह है कि लेट्स बी वेरी फैक्चुअल. जो आसमान से कहें कि चांद तारे उतार के ले आए या तोड़ के ले आए, वो मुमकिन नहीं है. लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स. बात यह है, पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कदर है या कीमत है, ये कम अब नहीं होती. उसकी वजह यह है कि हम तो मादनी तेल से एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं. बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर आज नहीं तो कल उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, ये महंगी हो जाएगी. गैस, ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता रहा था कि पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ था कि पता नहीं कितने हज़ार सालों तक
पाकिस्तान के पास गैस के ज़ख़ीरे हैं, पाकिस्तान के अंदर 1952 में या पता नहीं किस साल में सुई के मुकाम पर गैस निकल आई वगैरह वगैरह। टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर ईदर रनिंग आउट ऑफ गैस या बीच में शॉर्टफॉल है। तीसरी चीज़, वाटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एक्सपेंसिव फॉर कराचीइट्स एंड फॉर कराची। तो यहाँ की इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंसिव रहेगी, बाकियों के लिए थोड़ी सी चीप है। वी रन आउट ऑफ टाइम, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।